Now we will discuss the external interfaces. Define all inputs into and outputs from the software system. While considering external interfaces, we have to define all of inputs which are coming to the software, and the outputs which are coming from the software will be defined here. उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए तमाम तरह की इनपुट्स की इंफॉर्मेशन, डेटा की इंफॉर्मेशन जिसको एज एन इनपुट आप यूज़ करोगे, और वो तमाम आउटपुट्स जो आपका सॉफ्टवेयर जनरेट करेगा शुड बी डिफाइंड अंडर दिस सेक्शन. सो फॉर एवरी इंटरफेस यू नीड टू डिफाइन द फॉलोइंग कॉन्टेंट्स. जी, अब जो इनपुट्स और आउटपुट्स आप जनरेट करते हो वो कैसे जनरेट करते हो? थ्रू इंटरफेस जनरेट करते हो. सो हर इंटरफेस के लिए आपने ये कंटेंट्स हैं जिनको कंसीडर करते हुए आप इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करोगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द आइटम्स शुड बी प्लेस्ड. सबसे पहले जिस फंक्शन के लिए आप इनपुट को डिफाइन करने जा रहे हो उसका नाम, उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसका पर्पस डिफाइन करेंगे, क्यों यूज किया जा रहा है उस फंक्शन को, उस पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए सोर्स ऑफ इनपुट क्या होगी, ठीक है, और डेस्टिनेशन ऑफ आउटपुट क्या होगी, इनपुट का सोर्स क्या है और आउटपुट का डेस्टिनेशन क्या है, इसको आपने मेंशन करना है. हर पर्टिकुलर इनपुट और आउटपुट के लिए आपने वैलिड रेंज डिफाइन करनी है, ठीक है, टू चेक द एक्यूरेसी लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर इनपुट और आउटपुट. वैलिड रेंज से मुराद ये कि आप जब भी इनपुट को डिजाइन करते हो या आउटपुट को जनरेट करते हो तो दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू सम फॉर्मेट, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक वैल्यूज, ठीक है. उन स्पेसिफिक वैल्यूज को कंसीडर करते हुए आप वैलिड रेंज भी डिफाइन कर सकते हो और इनवैलिड रेंज भी डिफाइन कर सकते हो. फिर उन इनपुट्स और आउटपुट्स की वैलिडिटी को चेक करने के लिए मेजर्स को आप डिस्क्राइब कर दोगे. उन इनपुट्स और आउटपुट्स को किसी दूसरे फंक्शन के इनपुट्स और आउटपुट्स के साथ अगर कोई रिलेशनशिप है, कोई डिपेंडेंसी है तो उसको मेंशन करेंगे. स्क्रीन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन क्या होनी चाहिए. जो भी इंटरफेसेस यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन हम प्रेजेंट करेंगे ऑन दोज इंटरफेसेस, उस इंफॉर्मेशन को हमने स्क्रीन पे किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो एज एन इनपुट या आउटपुट हम यूज करें उसका डेटा फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कोई भी कमांड जो हम यूज करेंगे ऑन दैट पर्टिकुलर इंटरफेस उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए. दिस ऑल शुड बी डिफाइंड अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन विच इज कॉल्ड एक्सटर्नल इंटरफेस. द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस हियर विल बी द फंक्शंस. You need to define all the fundamental actions that have to take place in the software in accepting and processing the input and in processing and generating the outputs. Means वो तमाम inputs जो आपका process accept करेगा, फिर वो process उन inputs को transform करेगा और फिर वो transformed information आपका process एज एन आउटपुट जनरेट करेगा. इन तमाम स्टेप्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस की शक्ल में आपने डिफाइन करना है अंडर दिस सेक्शंस. मींस आपके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में जितने भी प्रोसेसेस हैं जो किसी खास पर्पस के लिए डिजाइन किए गए हैं, हर प्रोसेस जो इनपुट रिसीव करेगा फिर उस इनपुट को किस तरीके से वो आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करेगा, प्रोसेस करेगा, और फिर उस आउटपुट को आप किस तरीके से स्क्रीन पे शो करोगे, दैट विल बी द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन. फॉर दिस पर्पस, फॉर एवरी इनपुट यू हैव टू डिफाइन द वैलिडिटी चेक्स. जो इंफॉर्मेशन आप एज एन इनपुट सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करोगे दैट शुड बी वैलिड. उसके लिए क्या वैलिडिटी चेक्स हैं जो आप के इंटरफेस को मस्ट फुलफिल करने चाहिए, आपके प्रोसेस को मस्ट फुलफिल करने चाहिए. मींस कि अगर आप पासवर्ड को सेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए वैलिडिटी चेक ये होगा, यूजर अगर पासवर्ड की इंफॉर्मेशन एंटर कर रहा है तो वो कह रहा है कि जी ये 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए. एटलीस्ट जो आपके पासवर्ड की लेंथ होगी दैट शुड बी 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग. अगर आपका यूजर 5 कैरेक्टर्स एंटर करेगा तो आपका सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है जी. सिर्फ और सिर्फ की सूरत में एक्सेप्ट करेगा जब वो एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स को एंटर करेगा. देन द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस. एवरी फंक्शन इज कंपोज्ड ऑफ सेट ऑफ ऑपरेशंस और हर ऑपरेशन में सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, सेट ऑफ एक्टिविटीज होते हैं जो आप उस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए परफॉर्म करते हो, किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए परफॉर्म करते हो. यू हैव टू मेंशन ऑल ऑफ दोज स्टेप्स विद अ प्रॉपर सीक्वेंस. मींस इनपुट
आपका ऑपरेशन रिसीव करेगा, फिर वो ऑपरेशन उस इनपुट को प्रोसेस करेगा, फिर वो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट यूज़र को शो कर दी जाएगी। तो इस तमाम प्रोसीजर को, प्रोसेस को सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स की मदद से आपने डिफाइन करना है। हाउ यू विल जनरेट द रिस्पॉन्स टू सम एबनॉर्मल सिचुएशंस। आपका सिस्टम एबनॉर्मल सिचुएशंस को किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा, जस्ट लाइक कोई कम्युनिकेशन फैसिलिटी या एरर हैंडलिंग और रिकवरी प्रोसेस है जिसको आप डिस्कस करो। मीन्स लेट सपोज अगर आपके यूजर ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन एंटर कर दी है और उसके रिजल्ट में कोई एरर जनरेट हो रहा है, तो उस एरर को कैसे हैंडल किया जाएगा और आपका सिस्टम आपके यूजर को कौन से रिकवरी ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है और आपका यूजर उन रिकवरी ऑप्शंस को यूज करते हुए किस तरह से उन एबनॉर्मल सिचुएशंस को डील करेगा। दैट शुड बी ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। Relationships of output to inputs, including input-output sequence and formulas for input to output conversion. Every output is related to some input. You have to define that particular relation. How this particular output is related to input means when you will enter some information, that information will be transformed using some formulas, and that transformed information will be generated by your system. You have to define the relationship of the particular outputs to inputs, the sequence of steps, the transformation steps, and the output generation step under this section. प्रोसेस को और उसकी डिटेल को डॉक्यूमेंट करना है किस शक्ल में, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स की शक्ल में अंडर दिस सेक्शन। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं आगे। सो वी हैव एग्जांपल ओवर हियर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूजर्स दैट इंटरेक्ट विद द सिस्टम। जिस पर्टिकुलर सिस्टम को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जिस मोबाइल ऐप को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके 3 यूजर्स को आइडेंटिफाई हमने किया है। यूजर्स ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन आर यूजर क्लास 1 इज द यूजर, the normal user. User class 2 is the restaurant user owner, and user class 3 is the administrator. Basically ये जो 3 users हैं ये उस particular मोबाइल ऐप को कुछ specific requirements को fulfill करने के लिए use करेंगे। Every user has its own requirements. Every user has its own set of functions जो उसने परफॉर्म करने हैं। सो अकॉर्डिंग दीज सेट ऑफ फंक्शंस वी हैव टू जनरेट द प्रोसेसेस। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यूजर क्लास 1 इज द यूजर। इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट 1.3 जो है, दैट इज हम इसको द आईडी ऑफ दैट फंक्शनल रिक्वायरमेंट 1.3 इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट 3 एंड द टाइटल फॉर दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इज यूजर रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस मोबाइल एप्लीकेशन. So how we will describe this particular functional requirement? We will describe the whole user registration process over here from the start till the completion. So after user has downloaded the mobile application, जब आपका user mobile application को download कर देगा, then he and she is able to register through the mobile application. ठीक उसके बाद आपका मोबाइल जो यूजर है वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज करते हुए रजिस्ट्रेशन कर सकता है. The user must provide username, password and email address. For the registration purpose जो information आपके system को required होगी, that will be the username, password and email address. The user can choose to provide a regularly used phone number. आपका user जो है अपने phone number की information भी यहाँ पे provide कर सकता है. So the next functional requirement that we will consider will be 1.4. So the ID for this functional requirement is functional requirement 4. The title will be user login using this mobile application. So the description of this process will be after user has registered, means the prerequisite will for this particular use case is user has to be registered. Then he or she should be able to log in. User कब login कर सकता है? जब वो registered user होगा to the mobile application. The login information is stored on the phone. क्या होगा? लॉगिन इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी? आपके मोबाइल फोन पे. एंड इन फ्यूचर द यूजर विल बी
The login information is stored on the phone and in future the user will be logged in automatically. आपकी जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फ़ोन पे स्टोर होगी और हर दफ़ा जब आपका यूज़र उस मोबाइल फ़ोन को यूज़ करेगा तो वो ऑटोमेटिकली लॉग्ड इन होगा. So the next requirement, functional requirement that we will consider here is 1.5 and the ID for this functional requirement is FR5, functional requirement 5. The title is retrieve password. Description: after user has registered, user register होने के बाद then he or she is able to retrieve his password by email. Registered user ही अपने पासवर्ड को ईमेल के थ्रू रिट्रीव कर सकता है. The first thing, he should be registered, then he can retrieve the password using his email. Now we will consider the example of user class 3, which is the administrator, and the functional requirement for this particular user is 3.7. ID for this functional requirement is FR7, functional requirement 7. The feature that we will discuss here will be the manage restaurant owners. So in order to keep track of the restaurant owners, an administrator is able to manage the restaurant owners. तमाम रेस्टोरेंट्स और उनके ऑनर्स की इन्फॉर्मेशन जो है उनका रिकॉर्ड आपकी इस एप्लीकेशन में मेंटेन होना चाहिए. और हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ दैट रिकॉर्ड? एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल ऑफ दैट रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन. So the scenario that we will use will be add a new restaurant owner. The process का नाम क्या है? Add a new restaurant owner. When the administrator creates a new restaurant owner, then the new restaurant owner should be added. जैसे ही न्यू रेस्टोरेंट ऑनर क्रिएट करेगा आपका एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो न्यू रेस्टोरेंट ऑनर जो है वो आपकी लिस्ट में ऐड हो जाना चाहिए. सिनेरियो क्या जी? Added an existing restaurant owner means another scenario that you can use is you can add the existing restaurant owner. Means already जो लिस्ट में आपके पास रेस्टोरेंट ऑनर्स अवेलेबल हैं उनकी इंफॉर्मेशन को आप एडिट कर सकते हो. When the administrator edits an existing restaurant owner, then the restaurant owner information should be updated. Means किसी भी रेस्टोरेंट ऑनर की इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए आप क्या करोगे? आप उस रेस्टोरेंट ऑनर की इंफॉर्मेशन को एडिट करोगे. The next scenario that you can discuss here, delete the existing restaurant owner, means इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए आप उस रेस्टोरेंट ऑनर का नाम ऐड भी कर सकते हैं. आप उसकी इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग ऑनर की इंफॉर्मेशन को अपडेट भी कर सकते हैं, या वो ऑनर जिसकी इंफॉर्मेशन आप डिलीट करना चाह रहे हो उसको डिलीट भी कर सकते हैं. When the administrator deletes an existing restaurant owner, then the restaurant owner is deleted and the restaurant information is deleted. किसी भी रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन को डिलीट करने के लिए उसके रेस्टोरेंट ऑनर की इंफॉर्मेशन को डिलीट करना पड़ेगा. ठीक है जी. सो दीज आर द बेसिक 3 ऑपरेशंस जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर रेस्टोरेंट ऑनर्स की इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए परफॉर्म करेगा.